नमस्ते भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे कि मेंटेनेंस के बारे में। आज हम कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे कि मेंटेनेंस से कैसे बचा जाए। आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो मेंटेनेंस लेने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा भरण पोषण लेने के लिए वो पति की कुछ भी संपत्ति लिखा देती है कि उसके पास इतनी संपत्ति है, उसकी इतनी तनख्वाह है, वो इतना कमाई आती है, लेकिन उनके प्रूफ नहीं होते उनके पास कुछ भी। और कोर्ट क्या करती है? कोर्ट चार चीज़ों पे डिसाइड कर देती है कि भैया ये आपकी पत्नी है या नहीं है, ये भरण पोषण पाने में सक्षम है या नहीं है, और क्यों ना इसको भरण पोषण दिया जाए, और ये किस कारण से अलग रह रही है। तो ये सारी चीज़ें साबित करते हुए कोर्ट क्या करती है कि पति के खिलाफ में भरण पोषण का आदेश पारित कर देती है। तो ऐसे में अब क्या किया जाए? पति है, अपना जवाब भी दाखिल करता है, लेकिन जवाब में वो बहुत सारी चीज़ें छोड़ देता है। इन चार चीज़ें जो हैं जिन पे मेंटेनेंस डिसाइड होता है, इसके संबंध में पति अपने जवाब में बोलता ही नहीं है। केवल क्या करता है कि जो पत्नी के जो तथ्य हैं उनको नकारता है और अपनी स्टोरी कहता है, लेकिन वो ये साबित करने की कोशिश नहीं करता क्योंकि कि इन चार चीज़ों पे मेंटेनेंस खारिज होना है या मेंटेनेंस पारित होना है। पहली चीज आती है कि आपकी पत्नी है या नहीं। जैसे ही आप WS फाइल करते हैं तो आप साबित कर देते हैं कि हाँ, ये हमारी पत्नी है। चलो ठीक है, मान लिया। दूसरा, ये भरण पोषण पाने की अधिकारिणी है या नहीं। तो CRPC 125 साफ कहता है कि हाँ, ये भरण पोषण पाने की अधिकारिणी है, क्योंकि आपकी पत्नी है, वो आपसे मेंटेनेंस ले सकती है। तीसरी चीज आ जाती है कि वो भरण पोषण पाने के लिए सक्षम है या नहीं, कि उसको भरण पोषण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, जो क्रिल्टी के आधार पे होता है। तो वो क्या करती है, जब आपके खिलाफ में जब 498 वगैरह की जब FIR दर्ज करा देती है और उसमें जो परिवाद में 125 के परिवाद में जो आरोप लगाती है ना, यही एक कॉज बन जाता है अलग रहने के लिए, कि हम इसलिए पति से अलग हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी जो होती है ना, वो मेंटेनेंस देने की रिलेबिलिटी बन जाती है पति की। तो ऐसे हमें कैसे बचाव करना है, आज हम इसी के संबंध में आज हम बात करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। आज हम मेंटेनेंस के बारे में आज पूरी तरीके से A to Z आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको इससे बचना है। तो मेंटेनेंस CRPC 125 ये कहता है कि आपकी पत्नी आपसे भरण पोषण ले सकती है, आपके माता पिता आपसे भरण पोषण ले सकते हैं, अविवाहित लड़की है 18 साल की उम्र तक, वो आपसे भरण पोषण ले सकती है, तब तक कि जब तक कि उसकी शादी ना हो जाए। आपकी जो संतानें हैं वो, या आपकी जो धर्म संतानें हैं, या आपने जो गोद वोद वगैरह ली हुई हैं, वो भी आपसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। उसके लिए भी एक अलग अलग प्रावधान है कि हिंदू एडॉप्शन एक्ट के तहत में भी प्रावधान है कि वो उसके तहत भी मेंटेनेंस ले सकती है। हम बात आज कर रहे हैं CRPC 125 की। जैसे ही परिवार दाखिल किया जाता है तो पत्नी क्या करती है, आपकी इनकम शो करती है और सबसे पहला एक तथ्य दिखाती है कि हमें घर से निकाल दिया। वो ये कभी नहीं कहती है कि मैं घर छोड़ के आई। आप किसी भी मुकदमे में देखना, सब में यही होगा कि हमें घर से बाहर निकाल दिया, बिना किसी कारण निकाल दिया। दूसरा तथ्य उसका ये रहता है कि हम सारा का सारा स्त्री धन जो है ना, वो घर पे छोड़ के आए हैं, हमसे रखवा लिया, हम अपने कब्जे में किए हुए हैं। तीसरी चीज ये रहती है उसमें सबसे पहली कि हमारा जो पति है वो हमें खाने पीने को कुछ नहीं देता है, हमारा भरण पोषण नहीं करता है। चौथी चीज इसमें यह है कि हम बिल्कुल कमाई नहीं। आप देखना, कभी भी परिवार में देखना, लड़की यही कहती है कि मैं कमाने लायक नहीं हूँ, मैं कमा नहीं रही हूँ, मुझे कोई काम नहीं आता है, मैं अपने माता पिता पे निर्भर हूँ, इस तरीके की वो तथ्य देती है। लेकिन आप जब WS फाइल करते हैं, जैसे ही आपके पास नोटिस आता है तो आप लोग क्या करते हैं, घबराने लगते हैं कि अब इसमें क्या करें। तो जब भी आप अपना WS फाइल करते हैं तो उनकी चीज़ों को नकारते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, यस नो यस नो यस नो, हाँ ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, अपनी कहानी लिख देते हैं। लेकिन जो शुरुआत में मैंने जो चार चीज़ें बताई जिस पे मेंटेनेंस बांधा जाता है, उसके संबंध में आप बात ही नहीं करते, उनका टच नहीं करते वहाँ पे। और जब भी कोई आप अपना WS फाइल करो तो एफिडेविट के साथ में फाइल करो। अब क्या होता है
कि आपने WS फाइल कर दिया, आपको सम्मन आ गया। कभी कभार क्या होता है कि सम्मन छुपा लिए जाते हैं, तो इस चीज़ को भी देखना कि कोर्ट की ऑर्डर शीट जो है ना आपकी फाइल में, उस पर सम्मन के लिए आदेश किया गया और सम्मन छुपा लिया गया, सम्मन आप तक आया ही नहीं, आपका तमीला ही नहीं हुआ। या कभी कभार ऐसा होता है कि पत्रावली में तलवाना ही नहीं लगा होता है। अब महिला क्या करती है, यानी आपकी पत्नी क्या करती है, कुछ दिन बाद क्या करती है, इंटरिम के लिए एक एफिडेविट दे देती है कि साहब जब तक ये हमारा फाइनल डिस्पोजल हो तब तक हमें गुजारा भत्ता दिलाया जाए, हमारे वकील की फीस दिलाई जाए, ये सारी चीज़ें हमें दिलाई जाए। तो एफिडेविट दे देती है और मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, एक एफिडेविट की कॉपी जो है ना वो अपोजिट पार्टी के यानी पति के वकील को दे देते हैं। लेकिन तो हमारे जो वकील है ना उस पर अपना कटाक्ष नहीं करते कभी कभी, तब भी हम ये गलतियां कर देते हैं कि हमें उस पर अपना जवाब देना चाहिए, उसके रिवर्ट देना चाहिए उस पर। और कोई भी एफिडेविट तब तक साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जा सकता जब तक कि सामने वाले को जो एफिडेविट दे रहा है उसको ओरल सुनते हुए मजिस्ट्रेट अपनी हेड राइटिंग में ऑर्डर शीट पे मेंशन ना करे। तो ये सबसे बड़ा टेक्निकल फॉल्ट है। उसके बाद में जरह बहस हो जाती है, एक पक्षी ऑर्डर हो जाता है। चलो ठीक है, अगर जैसे एक पक्षी ऑर्डर हो गया पति के खिलाफ में और कोर्ट में जैसे उसने 50,000 रुपये मांगे और कोर्ट ने उसको एज्यूम करते हुए जैसे सपोज 3,000 रुपये दे दिए, 9,000 रुपये महीने के हिसाब से 3,000 रुपये उसको दे दिया, एज्यूम कर लिए। तो कोर्ट ये डिसाइड नहीं कर सकता कि पति की इनकम 9,000 रुपये महीने होगी या 50,000 रुपये, ये साबित करना पड़ेगा। कोर्ट एक पक्षी ऑर्डर पारित कर देता है, तो हम उसके लिए 126(2) CRPC के तहत भी जा सकते हैं। हम अगर चाहें तो उस ऑर्डर को उसी बिहाफ पे खारिज कराने के लिए भी डाल सकते हैं उसी कोर्ट में। और 340, 345 सबसेक्शन 3, 344 CRPC के तहत में इस पे IPC के सेक्शन लगाते हुए हम इस पे कार्रवाई कर सकते हैं कि साहब ये देखिए, ये इतना इतना प्रॉपर्टी बताया गया, इतना इतना तनख्वाह बताया गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब जब ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर में मेंशन कर देते हैं कि जो जो मुकदमा करता है, जो जिसने मुकदमा किया है, जो या की पत्नी है, जो याचिका है, जो प्रार्थनिया है, उसने कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं दिया, पति की कमाई के संबंध में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया या साबित नहीं कर पाई। तो ये सारी चीज़ें हम विटनेस के तौर पे हम ले सकते हैं। आदेश होने के बाद में क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि अब हाई कोर्ट चले जाओ, हाई कोर्ट चले जाओ। लेकिन हाई कोर्ट में क्या होगा, हाई कोर्ट में जाने के बाद में आपको बेनिफिट तो नहीं मिलेगा, क्योंकि 4 कंडीशंस के बेस पर आपके ऊपर ये मेंटेनेंस का आदेश पारित किया गया है। अब आपको क्या करना, आप खारिजी के लिए भी जा सकते हैं, कंडीशंस जो फॉलो हो रही है वर्तमान कंडीशन क्या है इसके लिए भी आप जा सकते हैं। आप 340 CRPC का भी प्रावधान, अगर झूठ बोला गया है तो वो भी यूज कर सकते हैं। अब आपकी पत्नी क्या करती है, 125(3) CRPC के तहत में पत्र दाखिल कर देती कि साहब हमारा ये भरण पोषण का आदेश हुआ था और इस आदेश के मुताबिक हमें मेंटेनेंस नहीं दिया जा रहा है। तो मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, एक सम्मन जारी करते हैं कि भैया बताओ आके कि आपने ये मेंटेनेंस क्यों नहीं दिया। लेकिन वो सम्मन भी कभी कभी पति के पास नहीं पहुंचता है, उस सम्मन को दबा लिया जाता है। तो मजिस्ट्रेट क्या करते हैं कि वसूली वारंट जारी कर देते हैं कि फला फला के लिए वसूली वारंट जारी कर दिया। लेकिन वसूली वारंट तो जारी कर दिया, लेकिन वसूली होगी किस चीज की, ये सबसे बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, वसूली किस चीज की होगी। अब वसूली की बात आ जाती तो वसूली वारंट तब जारी किए जाएंगे जो उसने अपने एफिडेविट में जो पति की इनकम प्रॉपर्टी वगैरह जो लिखाई है उसके अगर उसने साक्ष्य दिए, उस साक्ष्यों को देखते हुए तब वसूली वारंट जारी किए जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, तुरंत क्या करते हैं, गिरफ्तारी वारंट निकाल दिए जाते हैं। लेकिन CRPC 125 ये कहता है कि गिरफ्तारी वारंट तब तक ना निकाले जाए जब तक कि कंडीशंस फॉलो ना हो। कंडीशन ये है कि पति साथ रखने को तैयार हो। गिरफ्तारी वारंट तब जारी किए जा सकते हैं जब पति के पास में खूब सारा धन भी हो, मेंटेन कर सकता हो, फिर भी जानबूझ के अपनी वाइफ को नहीं रख रहा हो, या फिर कोई ऐसी दूसरी कोई औरत अपने साथ में रख रहा हो। लेकिन यहाँ पे बात क्या आती है, वसूली वारंट जारी होने के बाद जब कोई भी संपत्ति
पति पे नहीं निकलती है या पति जानबूझ के नहीं देता है, तब उसके गिरफ्तारी वारंट निकाले जा सकते हैं, वो भी 128 सीआरपीसी को कॉम्प्लाइंस कराने के बाद। ऐसा नहीं है कि आज वसूली वारंट निकाले तो अगली डेट पे गिरफ्तारी वारंट। तो पति को ऐसे जेल नहीं होगी। पत्नी को वसूली वारंट जारी कराने के लिए एक प्रार्थना पत्र न्यायालय में देना पड़ेगा कि साहब ये पैसे नहीं दे रहे हैं, इनका वसूली वारंट जारी किया जाए, हम ये प्रॉपर्टी इनके नाम से है, ये इनकी सैलरी है, इसको अटैच कराया जाए, तब जाके वसूली वारंट जारी करेंगे। और जब भी कोई गिरफ्तारी वारंट की जब कोई बात आएगी, जब कोई कोर्ट जो है ना आपको जेल भेजने के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करेगा, तो भी आपकी पत्नी को एक प्रार्थना पत्र वहाँ देना पड़ेगा कि साहब ये वसूली वारंट पे वसूली नहीं हो रही है, इनकी गिरफ्तारी की जाए, इनसे पैसा रिकवर किया जाए। तो ये जो गिरफ्तारी वाली कंडीशन है ये बिल्कुल बाद की कंडीशन है, और उस आदेश को भी आप चैलेंज कर सकते हैं ऊपर हाई कोर्ट में। लेकिन हाई कोर्ट में अगर आप सीधे सीधे तौर पे जाएंगे तो भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ जो 4 कंडीशन जो मैंने शुरू में बताई है वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगी। इसलिए उसी कोर्ट में आप उस आदेश को खारिजी कराने के लिए डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कराने के लिए आप डाल सकते हैं, उसी कोर्ट में आप ऑर्डर को सेट असाइड कराने के लिए डाल सकते हैं। वहाँ से जब खारिजी होने के बाद में तब वहाँ पे जाना चाहिए। सीआरपीसी 125(3) में जब सम्मन के लिए जब आदेश किया जाता है और जब सम्मन जब आता है तो सबसे पहली जिम्मेदारी मजिस्ट्रेट की बनती है कि सामना वाला जो प्रतिवादी है जिसके नाम से सम्मन भेजा गया है उसको सुना जाए, उसको सुना जाए। लेकिन नहीं सुना जाता है, आपत्ति देने का कोई मौका नहीं दिया जाता। उस सम्मन पे लिखा होता है कि आप जवाब दीजिए, आके आप अपनी आपत्ति दीजिए, जो भी दीजिए, लेकिन नहीं, डायरेक्ट वसूली वारंट निकाले जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी लीगल जानकारी हैं जो मेंटेनेंस से आपको बचा सकती हैं। इंटरिम के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर जैसे सपोज आपका इंटरिम आदेश हो गया तो इंटरिम के लिए अगर लोग बोलते हैं कि सीधा हाईकोर्ट चले जाओ, हाईकोर्ट में क्या होगा, हाईकोर्ट में आपको कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने ऐसे 2-3 केस देखे हैं जिसमें हाईकोर्ट ने बढ़ा दिया है मेंटेनेंस। तो हम क्या करते हैं कि अगर एक्सपर्टी, क्योंकि इंटरिम है वो एक्सपर्ट ही होगा, क्योंकि हम अपनी बात रखते नहीं है उस तरीके से जिस तरीके से रखना चाहिए, जो 4 पॉइंट है उनको काटना चाहिए, एक्सपर्ट ही होगा। तो हमें हाई कोर्ट जाने की बजाय हमें उसी कोर्ट में उस ऑर्डर को सेट असाइड कराना चाहिए, लेकिन हम उन लोग नहीं करते हैं तो हमें नुकसान हो जाता है। वहाँ पे डिपेंड करता है कि मेरिट पे खारिज हो जाए या सुना जाए, उसके बाद में हाई कोर्ट जाना चाहिए हमें। तो ऐसी बहुत सारी रूलिंग है जो मेंटेनेंस को बार्ड कर रही है, पत्नी कमाने में सक्षम है या नहीं है, और ये कोई मैटर नहीं करता। अब रही बात यह कि पति की इनकम कैसे प्रूफ करें, पत्नी कमा रही है तो पत्नी की इनकम कैसे प्रूफ करें। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है आपको कोई पर्सनली उसकी इनकम आपको नहीं देगा, आपको कोर्ट में एप्लीकेशन लगा के ना उसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं या उसका जो एम्प्लॉयर है उसको तलब करना पड़ेगा, तब जाके ये सारी चीज़ें साबित होंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसलिए पति की इनकम प्रूफ नहीं हो पाती। ऐसी ही बहुत सारी लीगल जानकारियाँ आप लोगों तक हम पहुँचाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको कोई दस्तावेज़ तैयार करवाना है, कोई ड्राफ्टिंग करवानी है, या आपको कोई और सलाह चाहिए तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे हमारा मोबाइल नंबर है, आप हमारी मदद करो, हम आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद।